Hello everyone, dear students. Today we are going to discuss a new chapter of class 12th, Human Health and Disease. बच्चों, इस पाठ में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों को जानेंगे जो आपकी जनरल अवेयरनेस तो बढ़ाएगी ही, लेकिन साथ में आपकी सोच और विजन को भी क्लियर करेगी। बच्चों, इस चैप्टर में जानने के लिए बहुत कुछ है जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं या फील करते हैं। बच्चों, ये चैप्टर लिमिटलेस है, बट हम जानेंगे कि हमें चीज़ों को कैसे रिलेट करना है, चीज़ों को कैसे देखना है और फैक्ट्स को कैसे ऐड करना है कि ये चैप्टर हमें अच्छे से क्लियर यहाँ पर हो जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बच्चों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम किन किन बातों की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे मानव स्वास्थ्य यानी ह्यूमन हेल्थ से हम क्या समझते हैं, और साथ ही साथ मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों पे भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मानव में सामान्य रोगों की जानकारी भी हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे। प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन या टीकाकरण के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। एड्स और कैंसर पे भी हम यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। ड्रग्स और अल्कोहल कुप्रयोग पे भी हम इस पाठ के अंतर्गत चर्चा करेंगे। किशोरावस्था और ड्रग्स, जो कि बहुत बर्निंग टॉपिक है, इसके ऊपर भी हम इस पाठ के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। ड्रग्स और अल्कोहल के दुष्प्रभावों और इन दुष्प्रभावों की रोकथाम और नियंत्रण पर भी हम इस पाठ के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मानव स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है। बच्चों, जो हमारी भारतीय चिकित्सा की प्राचीन पद्धति है आयुर्वेद ने बताया कि मनुष्य में वात, कफ और पित्त तीन दोष होते हैं और इनका संतुलन ही अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है। मतलब अगर ये संतुलित है, इनके बीच संतुलन है, तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। वात, कफ और पित्त, ये तीन जो है, इनका संतुलन होना चाहिए शरीर में। और उन्होंने ये भी बताया कि जिन व्यक्तियों में काला पित्त होता है, उनका व्यक्तित्व गर्म होता है और उन्हें बुखार भी होता है। वात, कफ और पित्त वाले व्यक्तियों के अलग अलग लक्षण भी आयुर्वेद में बताए गए हैं। इसके बाद यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटिस, इनका जिक्र आता है। हिप्पोक्रेटिस को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। और बच्चों, मेडिकल प्रोफेशन से जितने जुड़े हुए लोग हैं, वो हिप्पोक्रेटिस ओथ अपने कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हिप्पोक्रेटिस ओथ जरूर लेते हैं, जिससे वो अपने ऑक्यूपेशन की सहायता से समाज सेवा या अपने लोगों की सेवा, मानवता की सेवा की यहाँ पर शपथ लेते हैं। तो ये जो हिप्पोक्रेटिस थे, इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मन और शरीर की ऐसी स्थिति है जो कुछ तरलों द्वारा संतुलित बनी रहती है, ऐसा हिप्पोक्रेटिस ने बताया। ये दोनों इन दोनों के लगभग जो थॉट्स थे वो सिमिलर थे, ठीक है। तो इन्होंने बताए थे कुछ तरल होते हैं जिनका संतुलन बना रहता है, अगर ये संतुलित होते हैं तो व्यक्ति को हम स्वस्थ कहेंगे। बच्चों, इसके बाद आते हैं विलियम हार्वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी और उसके बाद उन्होंने थर्मामीटर का प्रयोग किया। और उन्होंने थर्मामीटर का प्रयोग करने के बाद जो हम काले पित्त वाले जो व्यक्ति थे, जिन्होंने हमने जिन आयुर्वेद के हिसाब से जिनसे कहा कि इनको बुखार रहता है, तो उसका उन्होंने टेम्परेचर मापा और उन्होंने सामान्य मतलब नॉर्मल टेम्परेचर देखा। उन्होंने कोई अलग से कुछ व्यक्तियों में टेम्परेचर नहीं देखा। तो धीरे धीरे ये जो है कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा धूमिल होने लगा। उसके बाद बायोलॉजी में और ज्यादा रिसर्च हुई और हमें पता चला कि जो न्यूरल सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है,
ये मिलकर हमारे इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करते हैं और प्रतिरक्षा तंत्र ही हमारे स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। और माइंड एंड मेंटल स्टेट, मस्तिष्क और मेंटल स्टेट हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। अब आते हैं WHO पे। WHO क्या कहते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि जब शरीर के सभी अंग आपस में और वातावरण के साथ अच्छा संतुलन बनाते हुए सही कार्य करते हैं तो हम उसे स्वास्थ्य कहते हैं और वह व्यक्ति स्वस्थ या निरोगी कहलाता है। व्यक्ति स्वस्थ जब उसके शरीर के सभी अंग आपस में और साथ ही साथ वातावरण के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाते हुए जो उनका काम है वो उसको करते हैं तो वह व्यक्ति स्वस्थ या निरोगी कहलाया जाता है। बच्चों, बीमारी का ना होना, एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस भी एक तरीके से अच्छा स्वास्थ्य है, लेकिन ये स्वास्थ्य का संकुचित अर्थ है यानी छोटा अर्थ है और ब्रॉड सेंस में नैरो सेंस है। ब्रॉड सेंस में क्या होता है? स्वास्थ्य के अंतर्गत यानी हेल्थ के अंतर्गत सोशल वेलबींग, मेंटल वेलबींग और फिजिकल फिटनेस तीनों को ही इंक्लूड किया जाता है। यानी स्वस्थ व्यक्ति किसको कहेंगे? जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, साथ ही साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो। आपको पता है अनेक मनोरोग होते हैं, ठीक है, तो वो व्यक्ति भी रोगी कहलाता है। शरीर तो एकदम हट्टा कट्टा होता है लेकिन मानसिक रोग उसको हो जाते हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होता है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होता है, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सोशल नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनका सोशल बिहेवियर अच्छा नहीं होता है तो उनको भी एक तरीके से हम बीमार कह सकते हैं। ये है ब्रॉड सेंस स्वास्थ्य का। अब बात करते हैं बच्चों स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जिनमें से 3 मुख्य हैं। पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवंशिक विकार, दूसरा है इन्फेक्शंस, संक्रमण, और तीसरा है लाइफस्टाइल या जीवन शैली। बच्चों, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आप इनहेरिटेंस और वेरिएशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये विकार जीन या गुणसूत्रों की असामान्यताओं के कारण होते हैं और बच्चे में जन्म के साथ ही प्रकट होते हैं क्योंकि माता पिता से बच्चों को मिलते हैं। दूसरा है संक्रमण, अनेक रोगाणुओं के संक्रमण से भी स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसमें जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदियों के कारण जो स्वास्थ्य प्रभावित होता है उसको हम संक्रमण कहते हैं। और तीसरा है बच्चों लाइफ स्टाइल या जीवन शैली। जीवन शैली तो आप सभी जानते हैं, हम कैसे रहते हैं, खान पान क्या है, ये सब जीवन शैली के अंतर्गत आता है। खाने पीने का ढंग, व्यायाम करते हैं या नहीं, विश्राम करते हैं या नहीं, कितना मानसिक तनाव है, हम कितने व्यस्त रहते हैं, ये सब कारण भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यानी मुख्यतः 3 कारण हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। बच्चों, अब यहाँ पर बात ये आती है कि जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो क्या क्या फायदे होते हैं। मतलब इस चैप्टर में हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो ये स्वास्थ्य इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हम हमेशा कहते हैं हमें स्वस्थ रहना चाहिए, तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसके बहुत सारे फायदे हैं, जिनमें से मुख्य ये हैं। जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो वह अपनी पूर्ण क्षमता से किसी भी कार्य को करता है, ठीक है। हम सब व्यक्ति किसी ना किसी कार्य में लगे रहते हैं, चाहे हम किसान हो, चाहे हम मजदूर हो, चाहे हम अध्यापक हो, चाहे जो भी हो, प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य में लगे रहता है। अगर वो स्वस्थ होगा तो वह अपने कार्य को पूर्ण क्षमता से करेगा, जिससे कि वह कार्य बहुत अच्छे से कर पाएगा। दूसरा होता है कि स्वस्थ व्यक्ति मानसिक व शारीरिक रूप से मजबूत होता है। अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है, वह लंबी आयु जीता है, समाज में संपन्नता आती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है। व्यक्ति की उत्पादकता में वृद्धि होगी तो समाज की और देश की उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। इसलिए स्वस्थ मनुष्य होना किसी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमारी सरकारें, विभिन्न देशों की सरकारें समय समय पर इस चीज पे जोर डालती हैं कि उसके नागरिक स्वस्थ होने चाहिए। बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य होने से मृत्यु दर में कमी आती है और मृत्यु दर घट जाती है। चलिए, ये तो फायदे हो गए कि व्यक्ति के स्वस्थ होने से
क्या होगा। लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, पानी, फल सब होना चाहिए। ठीक है, हमको संतुलित भोजन करने का प्रयास करना चाहिए। ज्यादा तला भुना ये सब चीजें, अत्यधिक नमक और चीनी यानी ऐसी चीजें जो हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, उनको हमें नहीं खाना चाहिए। बच्चों, हमें रोज व्यायाम करना चाहिए और आजकल योग करने पर भी सब लोग एम्फसाइज कर रहे हैं। योग में क्या होता है कि हमारा शारीरिक के साथ साथ हमारा मानसिक व्यायाम भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट आजकल कहा जाता है कि हमको प्रतिदिन योग करना चाहिए। बच्चों, हमें अपने परिवार का और अपना संपूर्ण टीकाकरण करते रहना चाहिए। ठीक है, इसको प्रतिरक्षीकरण या इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं, जिससे हम बीमारियों से बचे रहेंगे। बच्चों, हमें रोगों और उनके प्रभावों के बारे में भी जागरूक होना चाहिए। साथ ही साथ हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, खाने की चीजों की गुणवत्ता पे ध्यान देना चाहिए। मतलब जो चीजें हम खा रहे हैं उनकी गुणवत्ता कैसी है, खाना बनाते समय साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है नहीं, इस चीज का पूरा हमको ध्यान देना चाहिए। बच्चों, रोग कारकों और रोग वाहकों फैक्टर यानी रोग कारकों और वेक्टर्स जो रोग को फैला रहे हैं उनका नियंत्रण करना चाहिए। जैसे हम अक्सर ही मलेरिया और डेंगू से बचने के लिए कहा जाता है कि हमें मच्छरों का सफाया करते रहना चाहिए, यानी वाहक है तो उससे हमको रोग होने का खतरा है, तो उसको भी हमें नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। बच्चों, सार्वजनिक साफ सफाई व्यवस्था, जल वितरण, सैनिटेशन आदि व्यवस्थाओं को हमें सुदृढ़ करना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक जो सार्वजनिक जो व्यवस्थाएं हैं, व्यक्तिगत के साथ साथ हमें सार्वजनिक सुविधाओं और सार्वजनिक जो सफाई है उस पे भी हमको ध्यान देना चाहिए। बच्चों, जब व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो हम कहते हैं कि उसको रोग हो गया है। ठीक है, उसको डिजीज हो गई है। डिजीज होने में क्या होता है कि शरीर के एक से अधिक अंगों के कार्य करने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मतलब जो अंगों के कार्य हैं, अगर किसी अंग में कोई बीमारी हो गई तो जो उस अंग का कार्य है वह उस कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, रोग के लक्षण भी प्रकट हो जाते हैं, जिससे कि हम पहचान पाते हैं कि व्यक्ति को ये रोग हो चुका है। बच्चों, डिजीज दो प्रकार की होती है, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक को कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज असंक्रामक रोगों को कहते हैं। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक जीव से दूसरे जीव में फैलते हैं, जैसे एड्स, डेंगू, कॉलरा, सार्स, स्वाइन फ्लू, कुष्ठ और ऑब्वियसली आजकल जिसका प्रकोप है कोरोना। ठीक है, ये भी एक संक्रामक रोग है। तो ये संक्रामक रोग बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है, बहुत तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं और ये महामारी का रूप भी ले सकते हैं। ठीक है, महामारी का रूप भी ये रोग ले लेते हैं। ये वायु, जल, भोजन, कीटों और संपर्क के द्वारा फैलते हैं। बच्चों, वहीं असंक्रामक रोग किसे कहते हैं? ऐसे रोग जो एक जीव से दूसरे जीव में नहीं फैलते हैं उनको असंक्रामक रोग कहते हैं, जैसे हृदय रोग, कैंसर, जोड़ों का दर्द, पेट दर्द आदि। चलिए बच्चों, अब बात कर लेते हैं पैथोजन किसे कहते हैं। पैथोजन ऐसा ऑर्गेनिज्म या जीव है जो कि डिजीज कॉज करता है, जो कि डिजीज यानी रोग उत्पन्न करता है, उसको हम कहते हैं पैथोजन। बच्चों, यहाँ पे पैथोजन और पैरासाइट के बीच में अक्सर कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज उत्पन्न करता है उसे हम पैथोजन कहेंगे, और पैरासाइट किसे कहेंगे? ऐसा जीव जो दूसरे जीव में या दूसरे जीव के अंदर या दूसरे जीव में रहता है और वहां से अपना भोजन ग्रहण करता है, उसको कहेंगे हम पैरासाइट। ठीक है, पैथोजन तो सारे क्या होंगे? पैरासाइट ही होंगे, क्योंकि पैथोजन व्यक्ति के शरीर में रहते हैं और रोगाणु उत्पन्न करते हैं। तो पैथोजन और पैरासाइट में
थोड़ा सा डिफरेंस है। जो रोग उत्पन्न करेगा वो पैथोजन, और जो भोजन के लिए या तो उस जीव के एक्टोपैरासाइट या उस जीव के सरफेस में रहेगा, जैसे जूं आदि, किलनी आदि, और जो अंदर रहेगा जीव के शरीर के अंदर रहेगा, जैसे एस्केरिस आदि, और वहां से भोजन ग्रहण करेगा। अब पैथोजन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ निम्न है, जैसे वायरस, विषाणु, वायरॉइड, बैक्टीरिया जीवाणु, प्रोटोजोआ, प्रियॉन्स, पैरासिटिक वॉर्म्स, कृमि, फंजाई या कवक। ये सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं, बीमारियां उत्पन्न करते हैं और पैथोजन होते हैं। बच्चों, ये पैथोजन क्या करते हैं? विभिन्न माध्यमों से शरीर में एंट्री करते हैं, शरीर में घुस जाते हैं, और वहां घुसने के बाद ये गुणन करते हैं, गुणन करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, और जो होस्ट की जो नॉर्मल एक्टिविटीज है, नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज है, उनको प्रभावित करते हैं, उसमें इंटरफेयर करते हैं, जिसके कारण मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज हो जाता है। ठीक है, और जो होस्ट है उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उस पर इफेक्ट पड़ता है, उसकी जो नॉर्मल कंडीशन है वो खराब हो जाती है, और इसके लक्षण भी व्यक्ति में या जो ग्रसित व्यक्ति है उसमें दिखाई देते हैं। बच्चों, जो ये पैथोजन होते हैं, ये परपोषी में प्रवेश करने पर, जो होस्ट है उसमें प्रवेश करने पर अपने आप को सुरक्षित बनाए रखने के लिए कई प्रकार के अनुकूलन भी करते हैं, एडेप्टेशन भी करते हैं। एडेप्टेशन यानी जो इन्वायरमेंट में, किसी बदले हुए इन्वायरमेंट में अच्छे से रहने के लिए जो भी चेंजेस आते हैं उनको हम एडेप्टेशन कहते हैं। ये भी एडेप्टेशन करते हैं अलग अलग प्रकार के, होस्ट के शरीर में अच्छे से रहने के लिए। जैसे कि आहार नाल में आने वाले पैथोजन, आहार नाल में अगर कोई पैथोजन आता है या आहार नाल का कोई पैथोजन होता है, तो वो वहां बने रहने के लिए पीएच को सहने की शक्ति और पाचक एंजाइमों का प्रतिरोध करने के लिए अपने आप को अनुकूलित करता है, ताकि वो अच्छे से होस्ट के शरीर में रह सके। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में हमने जो कुछ भी पढ़ा आप उसे समझने का प्रयास करेंगे, और उसे सामान्य उदाहरणों से भी खुद से भी समझने का प्रयास करेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ सामान्य रोगों के कारक, प्रभाव और नियंत्रण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।